समय थोड़ा कम था, इसलिए सूचना भेज करके हम लोगों ने जिनकी ग्रीवेंसेस थी जनरल पब्लिक के नाते से जो अपने ग्रीवेंसेस को बताना चाहते थे, ऐसे लगभग 101 लोग, लगभग क्या पूरे 101 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। और सब लोग यहाँ जो आए हैं उन्होंने अपनी अपनी ग्रीवेंसेस को बताया है। ज़्यादातर उसमें पुलिस विभाग की जो थी वो हमने एसपी साहब को दे दी हैं। पेंशन्स के जो विषय थे वो हमारे एडीसी साहब उस कमिश्नर पेंशन को देख रहे हैं। ये बात ठीक है कि पेंशन्स का विषय जो पहले चल रहा था उसको हमने सरल करने के लिए कई प्रयोग किए हैं। पहला तो जिनकी पेंशन नहीं बन रही थी, ऐसे लोगों की पेंशन आसानी से बने। जैसे ही वो 60 साल का व्यक्ति वृद्ध होता है, तुरंत उसकी आय को वेरीफाई करते हुए ऑटोमेटिकली पेंशन बने, ये विषय हमने चालू किया है। और उसमें नई पेंशन का तो नहीं आया अभी? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो उसमें बड़ी संख्या में लगभग प्रदेश में हर महीने 8,000 9,000 ऐसी पेंशन अपने आप ऑटोमेटिकली बन रही है, जिनको ना ऑफिस जाना पड़ता है ना अपना कुछ वेरिफिकेशन देनी पड़ती है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिकली वो पेंशन बन जाती है। लेकिन कई जगह ये भी ध्यान में आया कि पेंशन गलत भी जा रही है। गलत यानी जो स्टेटस जो उन्होंने बताया गया है उस स्टेटस के हिसाब से वो ठीक मिला नहीं, वो भी शिकायतें हमको मिली। किसी की इनकम ज़्यादा थी, कहीं कहीं ये भी था कि विडो पेंशन कुछ बहनों को जा रही थी, लेकिन उनके बारे में पता लगा कि कभी विडो हुई, विडो होने के बाद रीमैरिज हो गई, तो रीमैरिज होने के बाद वो पेंशन नहीं मिलती है, उनकी पेंशन फिर भी जा रही थी, इसलिए उनको भी कटवाया है। कहीं कहीं इनकम के आधार पर और पेंशन काटी गई थी, जिनकी यानी एक प्रावधान है कि 2 लाख रुपया पति पत्नी की, अगर जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उनकी पति पत्नी की इनकम 2 लाख रुपया इससे अधिक है तो उनको पेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसी पेंशन ले रहे थे। कुछ ऐसे थे जो पेंशनर्स थे, एक्स सर्विसमैन थे, उनको भी पेंशन दी जा रही थी, वो भी पेंशन लेने के हकदार नहीं हैं। अर्थात पात्र और अपात्र, इसका एक वर्गीकरण करने के बाद कुछ लोगों की पेंशन कटी। ये जो शोर मचाया जा रहा है इतनी कट गई इतनी कट गई, 2,70,000 पेंशन तो साल भर में जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है उनकी पेंशन साथ साथ कटती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर हो जाता है तो उसकी पेंशन पहले तो बैंक में जाती रहती थी, कई महीने तक बैंक में जाती थी, डिस्बर्समेंट नहीं होती थी, या डिस्बर्समेंट में भी फर्जी मामला जो होता था कि उसके कार्ड किसको लेकर के और कोई भी व्यक्ति उसका पिन डाल के और निकाल लेता था, या बैंक खातों से भी वो निकलती रहती थी, वो अब तुरंत बंद होती है, क्योंकि रियल टाइम पर डेथ और बर्थ ये रजिस्टर होता है। तो जैसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन होती है उसी समय उसकी पेंशन बंद होती है। तो ऐसे लगभग पिछले साल भर में 2,70,000 केसेज जिनकी डेथ के कारण से बंद हुई, होनी चाहिए थी, तो उसको भी लोग कहते हैं इतनी पेंशन कट गई। वो कट नहीं है, बंद हुई है। और जो पेंशन कटी उसके अंदर क्योंकि सर्वे कई सोर्सेज से कराया गया है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियाँ भी हुई हैं, और उन गलतियों को हमने, जो भी शिकायत हमको मिलती है उसको वेरीफाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ताकि कहीं भी किसी की गलत पेंशन कटी है वो उसको ऑनलाइन यानी सबमिट करे। फिर हमारे एडीसी लेवल पर और क्रिड का जो हमारा डिपार्टमेंट उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और उसको पुनः पेंशन चालू करा देते हैं। और जिनकी पेंशन गलती से कटती है, बीच में कुछ महीने नहीं मिलती, उसका एरियर वो भी देते हैं। तो उसके जो कुछ आंकड़े हैं, जैसे रोहतक जिले के कुल इनकम के कारण से 1509 लोगों की पेंशन रोकी गई थी, लेकिन शिकायत मिलने पर उसमें से 170 की दोबारा चालू कर दी गई है। और भी जो शिकायतें आ रही हैं उनको भी चालू कर दिया जाएगा। जो कटी है उसका ठीक कारण था, या जब भी किसी नई बनने वाली या पेंशन रोकने वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके व्यक्ति, वहाँ जो उसने मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ है उसको SMS से सूचना मिलेगी, ताकि किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा गलत इंदराज हो गया है, तुरंत उसको वो ठीक करा सके। ये कब तक होगा सर? ये अभी आज मैंने कहा है, तो मुझे लगता है जो टेक्निकल टाइम जितना भी लगेगा उसमें पोर्टल बनाना, बाकी सब करना, 10 दिन 20 दिन महीना जो भी लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट को आज मैंने कह दिया कि रियल टाइम पर उनको इन्फॉर्मेशन, जिस दिन डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन करता है तो रियल टाइम पर संबंधित व्यक्ति को उसकी सूचना मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी पेंशन रुक गई, 3 महीने बाद इंतजार कर रहा है और पेंशन आई नहीं है, फिर वो शिकायत करता है।
रियल टाइम उसको पता लगना चाहिए कि इस कारण से आपकी पेंशन रोकी है, या आज आपकी पेंशन नई बन गई है, या आपकी पेंशन बहाल कर दी गई है। ये सब सूचनाएं उसका एक सिस्टम बना करके और ये हर किसको मिला करेंगी। ऐसे ही जो एक्स सर्विसमैन हैं उसकी भी जानकारी जो दी गई, 2 लोगों की पेंशन रोहतक ज़िले की काटी गई है, लेकिन दोनों ही ठीक कटी है। सक्षम युवाओं को हमने लगा करके कि जिनकी सूचना थी कि उनका देहांत हो गया और उसमें कुछ ना कुछ सर्वे में गलती हुई है, 14,691 पूरे हरियाणा में और 1298 थे सिर्फ रोहतक में। ऐसे लोगों की जो एंट्रीज ये बताई गई कि इसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे लोगों की पेंशन रोकी गई। लेकिन उसमें शिकायतें मिली हैं, खास करके रोहतक से भी शिकायतें आई थी। जो 102 साल के एक बुजुर्ग का भी विषय था, दुलचंद, तो वो भी उसकी तहकीकात कर ली गई, वो गलत कटी है। ऐसे रोहतक में 30 लोगों का अभी तक ये शिकायत मिली है कि उनका गलत उनको मृत्यु का दिखाई गई है, लेकिन वो भी जिंदा हैं। ऐसे लोगों की रीइंस्टेट कर दी है। हमारा अभी भी कहना है कि ये जिम्मेवारी ठीक है, जो एंट्री करता है गलत करता है उसके ऊपर तो हम डालेंगे ही, लेकिन जिसकी पेंशन कटी है उसको तुरंत और अपने पोर्टल पर जा करके अप्लाई करना चाहिए। मेरी गलती से कट गई है, उसकी वेरिफिकेशन करना ये डिपार्टमेंट का काम है। वेरिफिकेशन करेंगे और तुरंत उसको चालू कराएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं ये दिक्कत आती है कि जब तक वो प्रोटेस्ट नहीं हुआ था 6 महीने से लोग चक्कर काट रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट हुआ एकदम 140 लोगों की पेंशन चालू कर दी गई। वो लोग अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है। हमने जितने भी सिस्टम बनाए हैं बहुत पारदर्शी बनाए हैं। जब जब किसी की शिकायत हमको मिली है तब उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई है। हाँ, कुछ लोग अब ये 140 कोई अभी इस समय गए, ऐसा नहीं है। ये जब से भी ये सारी पेंशन का, क्योंकि इसको 6 महीने हो गए इस चीज़ को करते हुए, और हमने तो पिछले सेशन में भी बताया था, ये सारे आंकड़े उस समय बताए थे कि जो 2,70,000 लोगों की डेथ हुई है और उनकी पेंशन बंद हुई है, उसको अगर कोई विपक्ष शोर मचाए कि पेंशन काट दी, पेंशन काट दी, आप ही बताइए कि जिस किसी का देहांत हो जाए उसकी पेंशन चालू रखनी चाहिए क्या? चालू रखनी चाहिए क्या? नहीं रखनी चाहिए। इसलिए ये पारदर्शी सिस्टम बनाया है। तो इस नाते से गलतियां होना, कई बार सिस्टम नया जब होता है तो गलती होने की संभावना बनी रहती है। अब सिस्टम को पारदर्शी जो हम कर रहे हैं, जैसे मैंने कल भी एक जगह चंडीगढ़ में बताया था ये कि लगभग 37 लाख ट्रांजैक्शंस इस परिवार पहचान पत्र के कारण से हमने पकड़ी हैं और 1200 करोड़ रुपए का सालाना उसमें लाभ हो रहा है। अभी 1200 करोड़ कहीं ना कहीं गलत हाथों में जा रहा था, चेक ही कभी किसी ने नहीं किया। अब उसके सारे सिस्टम बने। हाँ, उस सिस्टम में लागू करने में कहीं 2%, 1%, 3% कमाई आएगी, उसका मैं कोई ऐसा नहीं कह सकता नहीं आएगी। अब आखिर सब जो सर्वे करने वाले भी आखिर नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर हर प्रकार के लोग हैं। अब हमने सक्षम युवा, अब वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक सिस्टम है कि उनसे हम काम लेते हैं 100 घंटे का, कम 100 घंटे का महीने में। हरियाणा सरकार ने सक्षम युवा के माध्यम से सर्वे कराया। अब सक्षम युवा का गलती अगर की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी क्या करेंगे? उसको वहाँ सक्षम घंटे का 100 घंटे का काम नहीं देंगे, सरकारी कर्मचारी तो है नहीं। हमने अब इसमें कहा है कि सर्वे के बाद तुरंत जो सरकारी अधिकारी जिसके अंतर्गत विषय आता है, एडीसी खुद होंगे या अपने नीचे सिस्टम खड़ा करेंगे कि उसको फाइनल करने से पहले वो उसको देखेंगे। उसके बिना केवल किसी ने ऐसे वॉलंटियर ने या इस प्रकार से युवा सक्षम के व्यक्ति ने कोई सर्वे करके भेजा, उसको आंखें बंद करके पास मत करो, तो इशारा किया है। हाँ। सर, आज भी कई शिकायतें आई हैं। एक पारदर्शिता के लिए काफी सिस्टम किया है, हाँ। काफी सुधार हुआ है। इसी कड़ी में नगर पालिका और नगर परिषदों के चेयरमैनों की पावर वापस ली गई है, परंतु कुछ विरोध कर रहे हैं कि भाई वापस दी जाए उन्हें पावर। हमने उनको बता दिया है ये जनप्रतिनिधि का काम चेक साइन करना नहीं है। मैं हरियाणा में पेश करता हूँ एज फाइनेंस मिनिस्टर 1,70,000 करोड़ रुपए का पास करता हूँ बजट। जी सर। मेरे हाथ में सिर्फ जो मेरी डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, जो मुझे धर्मशाला के लिए, इसके लिए, किसी दुखे के लिए, उसके लिए जिसका निर्णय स्वयं करना है, वो साइन तो मैं करता हूँ। इसके अलावा किसी विभाग का कोई चेक, मेरे अपने डिपार्टमेंट वो भी सब अधिकारियों का काम है, वो करते हैं। गलत करें ठीक करें हम उनको पकड़ेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों का काम ये नहीं है। तो सब मान गए हैं कि ठीक है, हाँ, उसका एस्टीमेट बनवाने या उसका प्रस्ताव पारित करना, क्या चीज़ करनी है, डिमांड करना, हाउस में रखना, ये काम जनप्रतिनिधियों का है, वो सब करते हैं। सर, आज भी कई लोगों की समस्याएं सुन रहे थे आप लोग। गतिविधियां बढ़ गई हैं, इसको लेकर कितने सतर्क है हरियाणा? बिल्कुल एकदम, जो भी घटना
इस प्रकार की होती है, जिसकी जानकारी मिलती है। हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी पुलिस है, हमारे अन्य विभाग हैं, सब उस पर अलर्ट हैं। और देखिए पिछले साल भर में इस प्रकार की 3, 4, 5 जो शिकायतें मिली हैं, कहीं कोई दुर्घटना होने नहीं दी है और तुरंत उसका संज्ञान लिया गया है। चाहे हमको उस केंद्र सरकार की जो एजेंसीज है उनका सहयोग लेना पड़ता है, हमारी अपनी एजेंसी से संयोग से। और इसमें अच्छी बात ही है कि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन ये चूँकि घटना करने वाले लोग अपने हरियाणा प्रांत के लोग कम हैं, दूसरे प्रांतों के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, हम उस पर संज्ञान लेते हैं और किसी भी ऐसे दोषी व्यक्ति को छोड़ते नहीं। सर ऐसे खुले दरबार में ज़्यादातर लोगों की जो शिकायतें हैं वो अधिकारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ आती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। देखिए सिस्टम बने हुए हैं। अब हमने जैसे पुलिस है, पुलिस का कोई अधिकारी अगर गलती करेगा तो पहली बात तो कि उसकी जांच कहीं ना कहीं दूसरी एजेंसी से हम कराते हैं। कभी पुलिस का केस हम क्राइम को भी देते हैं, कभी CIA को भी देते हैं, कभी CBI को भी देते हैं, विजिलेंस को भी देते हैं। और उसमें जो अधिकारी की गलती मिलती है उसका जितना दोष होता है उसके हिसाब से उसको दंडित भी करते हैं। कोई वार्निंग देनी है वार्निंग भी देते हैं। अब आज जैसे एक ग्राम सचिव का विषय आया कि उसने पैसे निकाल लिए और पंचों का जो देना है क्या उसको मानधन बता देते हैं, वो उसने दिया नहीं और अभी वो कहता है कि ठीक है मैं जमा करा दूंगा। अब उसको तुरंत सस्पेंड किया है। DC साहब को कहा है कि उसकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करने के बाद दोषी अगर पाया गया तो FIR भी कराएंगे, उसको अंदर भी कराएंगे, उसकी जो कुछ खिलाफ कार्रवाई करनी होगी सब करेंगे। सर डाक के ऊपर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ अपने दोस्तों अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए विपक्ष कुछ भी बोले, हम उसका मुंह नहीं पकड़ सकते, लेकिन विपक्ष को आलोचना करने का, जो आलोचना करता है इसको जनता देखती है, जनता उसका मूल्यांकन करती है कि इसमें दम है कि नहीं है। अगर उनकी बात में कोई दम नहीं है तो जनता ही उनको दंडित करती है, और उनकी बात में कोई सच होगा तो हमें दंडित करेंगे। लेकिन विपक्ष के कहने पर सब बातें सच होती हैं ऐसा नहीं है। कोई अगर किया जाता है वो कौन सी सरकार करती है, प्रदेश सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, किस भावना को लेकर करती है। कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो और हमारे यहाँ उसकी संकट आ जाए, कमी हो जाए, तो हम एक्सपोर्ट करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे। एक्सपोर्ट केवल वही चीज़ की जाती है अपने देश की, अपने प्रदेश की आवश्यकता पूरी हो जाए, चीज़ अतिरिक्त है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। किसी का भाव कम ज़्यादा करना वो कोई हेतु नहीं होता। हेतु होता है कि अपनी आवश्यकता पूर्ति होना, उसके बाद चीज़ है तो एक्सपोर्ट करना। अच्छा, पंचायती चुनाव को लेकर भी कांग्रेस के पंचायती चुनाव को लेकर भी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। सब आप लोगों को पता है कि क्यों ये लेट हुआ है। आखिर पंचायतों के चुनाव पहले तो एक कोर्ट में केस लगा रहा 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसको लेकर के, वो क्लियर हुआ। फिर आरक्षण बैकवर्ड क्लास को जो हमने दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। अब उसके बाद हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया है। कमीशन ने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट, क्योंकि डाटा हमारा पहले से था, लेकिन हमारे डाटा के बजाय कोर्ट ने कहा कि कमीशन जब तक इस पर मोहर नहीं लगाएगा तब तक मान्य नहीं होगा। कोर्ट ने कमीशन ने वो डाटा सारा लिया, उसका सर्वे किया। कुछ सैंपल सर्वे करने के बाद उनको लगा कि ठीक है ये डाटा ठीक है, उन्होंने निर्णय दे दिया। रिपोर्ट में उस रिपोर्ट को हमने स्वीकार किया है। उसके आधार पर एक्ट में संशोधन करने के लिए असेंबली नहीं थी, हमने उसमें ऑर्डिनेंस लेके आए। ऑर्डिनेंस अब क्लियर होते ही अब उसकी गणना करने के बाद पंचायत विभाग ने वार्ड बना दिए, रजिस्ट्रेशन की रिजर्वेशन फाइनल कर दी है। अब जैसे ही सारा काम अगले 2-4 दिन में हो जाएगा, इसके बाद चुनाव आयोग को हम कह देंगे हमारी सारी चीज़ तैयार है, उसके बाद तुरंत चुनाव आयोग उसके चुनाव करा सकता है। CM साहब, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में नशे का नेक्सस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या इसमें किसी एग्जीक्यूटिव लॉबी या लेजिस्लेटिव लॉबी का हाथ है, या कौन है इसके बैक में जो इतनी तेजी से? देखिए हाथ किसका है इसका तो एकदम विश्लेषण करना और बताना मेरे लिए उपयुक्त नहीं और संभव भी नहीं है। लेकिन ये बात तथ्य है कि हरियाणा में भी ऐसा जो नारकोटिक्स का जो बढ़ गया है प्रचलन और हमारे नौजवानों को जो नशे की आदत लगी है, बहुत गंभीर मामला है। इसके ऊपर हमने लगातार संज्ञान लिया है, बैठकें यानी नारकोटिक्स जो एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो है उसकी बैठक बुलाई है, और नेशनल क्राइम जो बोर्ड है उसकी भी हमारी बैठक हुई है नॉर्थ जोन की। और अभी 4 दिन पहले भी मैंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को बैठक लेकर के ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसको तुरंत हमको रोकना है। ऐसे गाँव को चिन्हित किया है कि जहाँ इसका प्रचलन ज़्यादा है, शहरों में भी जिन जिन बस्तियों में ज़्यादा है, इसके लिए एक विस्तृत प्लान भी बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लान, विलेज लेवल के प्लान, और उसके अंदर जनता का सहयोग हमने मांगा है कि कमेटियाँ बने, वो जागरूक करें। और क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, विषय ऐसा कि इसको हम बहुत ज़्यादा दंडित करके कर पाएंगे ऐसा नहीं है। ये लोगों को समझाने का विषय है, अवेयरनेस पैदा करने का विषय है। हाँ, जहाँ कहीं
जो सप्लाई साइड पर दंडित करने का प्रावधान भी है कि अगर इसको कोई बेचता हुआ पकड़ा जाता है, खूब हमने इसमें मटेरियल पकड़ा है, गांजा है, सुल्फा है, गोलियाँ, टेबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, कितनी ही चीज़ें पकड़ में आई हैं और बड़ा अभियान एक चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में इसको न किसान आंदोलन के बाद ज्यादा पनपा बताया गया है। जो किसान आंदोलन सर, एक हुआ, सवाल है, पंजाब से CMI लोग आए, इस तरह से उनको कुछ प्रभाव हो सकता है उसका। हाँ, CMI की रिपोर्ट के अनुसार सर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, क्या कहें? अब इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। और मैं कितनी बार कह चुका हूं कि CMI एक कांग्रेस के एक प्रवक्ता की बनाई हुई एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट एक मैगजीन है, और वो इतने आंकड़े उछाल पुछाल के देते हैं। हमारे यहाँ 2017 में उन्होंने बताया कि 2% उन्हीं का आंकड़ा है, 2% बेरोजगारी है। वो भी गलत है। कोई भी प्रदेश में, देश में 5 से 8% बेरोजगारी किसी भी समय रहेगी ही रहेगी, क्योंकि आबादी अदल बदल होती है। नए नौजवान पढ़ाई पूरी करके बाहर भी निकलते हैं, कुछ लोगों की नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां छूटती भी हैं, लगती भी हैं। तो 5 से 7% बेरोजगारी को तो कोई ख़त्म कर नहीं सकता। इससे ज़्यादा बेरोजगारी है तो वो चिंता होती है। लेकिन वही मैगजीन एक महीने 2% कहते हैं, फिर अगले महीने 12% कहते हैं, अगले महीने 27% कहते हैं, फिर 35% कहते हैं। हमारे यहाँ रोज़गार बढ़े हैं, घटे नहीं हैं पिछले 5 साल में। प्राइवेट इंडस्ट्री 50,000 MSME ये लगी है। अगर 50,000 में एक MSME में 10 लोग भी एवरेज लगते हो तो 5 लाख लोग प्राइवेट नौकरी में गए हैं। सरकारी नौकरी तो लगभग हमने बताया अभी 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से ऊपर तो हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HPSC इसमें लगा चुके हैं। और ये हर साल 20,000, 25,000 नौकरियाँ लगती हैं। ग्रुप डी की 18,000 नौकरियाँ एक साथ, आपको पता है हमने 2016 में 18 में कब लगाई थी, 19 में 18,000 नौकरी एक साथ। अभी CET का टेस्ट हो रहा है, इस CET टेस्ट में भी हज़ारों नौकरियों की रिक्वेशन पहुंच गई है। नवंबर में ये टेस्ट होगा और जनवरी में ये सारी नौकरियां भी आएंगी। अध्यापकों की जो कमी है वो भी रिक्वेशन हमने दे दी है। 11,000 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और UPSC को दी है, HPSC को दी है। और जो इसके अलावा जो हमको आउटसोर्सिंग पर रखने हैं उसका प्रावधान अलग से किया है। इसलिए सरकार अपनी ओर से नौकरियां पूरी दे रही हैं, रोजगार के अवसर पूरे पैदा हो रहे हैं। CMI की रिपोर्ट ये फ्रॉड है, ये एकदम झूठ है। सर पैरावर की जमीन का क्या रहा? सर पैरावर की जो जमीन नेशनलाइजेशन योजना लेके आए सर आप पिछले महीने, तो उसमें टीचर्स की पोस्ट को कैप्ट किया गया। प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, स्कूलों पर ताले लग रहे हैं। सर सत्र के बीच में टीचर्स की पोस्ट खत्म करना क्या ये गलत कदम नहीं था? देखिए, बहुत सालों से, खासकर के कोविड के समय से हमने टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई थी 2017 में या 18 में। 3 साल बहुत अच्छे प्रकार से वो चली है। 90% टीचर्स वो सब संतुष्ट हैं, बच्चों में कोई समस्या नहीं आई। पिछले 2 सालों में कई प्रकार के यानी टीचर्स लगातार रिटायर भी होते रहे। ट्रांसफ़र के ऊपर कोर्ट ने बैन लगाया कि कुछ लोग चले जाते हैं कि इस पॉलिसी को ऐसा करो, वैसा करो, बंद करो, लागू मत करो। 2 साल वो हो नहीं पाई। कोविड के कारण से बच्चों की संख्या भी ठीक से हमको मिली नहीं। अब इस बार बच्चों की संख्या और टीचर्स की संख्या, उसका जब रैशनलाइजेशन किया तो उसमें बहुत अंतर कई जगह मिले। कहीं बहुत कम टीचर हो गए, कहीं बहुत ज़्यादा हो गए। कल एक स्कूल का उदाहरण मेरे पास आया कि जी हमारे यहाँ से 6 टीचर कम कर दिए। मैंने कहा बताइए कितने आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं? तो उन्होंने बताया कि 622 वहाँ स्टूडेंट हैं। टीचर कितने हैं? कि टीचर भी लगभग 23 टीचर, ऐसा उन्होंने बताया 23, पहले 29 से 23 हो गए। मैंने कहा रेशो का क्या हो गई? 1:30 से भी कम है, 1:28 है। हम 1:30 की जो रेशो है इसको सब जगह ऑप्टिमम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पहले टीचर ज़्यादा थे वहाँ अगर 5 कम हो गए तो शिकायत उनकी भी है। अब जहाँ कम थे वहाँ पूरे करना ये आवश्यक है। एक काम हमने ज़रूर किया है कि एक बिल्डिंग में 4 स्कूल गिने जा रहे थे। उसी बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल अलग, मिडिल स्कूल अलग, हाई स्कूल अलग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग, और हर पोर्शन के लिए अलग से टीचर चाहिए। बच्चे कितने ही हैं उसकी परवाह नहीं, टीचर कितने पीरियड लेता है इसकी परवाह नहीं, क्योंकि 2 क्लासेज हैं, एक सब्जेक्ट है, मान लो वो टीचर है तो 2 पीरियड रोज़ लेकर के सप्ताह में 12 पीरियड पढ़ा करके वो कहता मेरा काम हो गया। जबकि सप्ताह में उसको 30 पीरियड पढ़ाने चाहिए। ऐसे अंडर, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़, ऐसे अंडर जिसको कहना चाहिए वर्क, जिसको कहना चाहिए कि उसको अलॉटमेंट जो थी वो बहुत बड़ी एक समस्या थी। इसीलिए जगह जगह टीचर कम है। आज उन सबको रैशनलाइजेशन किया। टीचर अगर प्रिंसिपल है, उसके 4 स्कूल हैं तो उनको कहा कि एक ही प्रिंसिपल चलाएगा चारों विंग्स को। अब उसको 1 स्कूल हमने मान लिया, 4 नहीं मानेंगे। अब इसमें स्कूल बंद नहीं हुए, तो मर्जिंग हुई है। उसी बिल्डिंग में 3 या 4 हेडमास्टर,
हेड टीचर, प्रिंसिपल सब अलग अलग करने के बजाय एक प्रिंसिपल होगा, चारों विंग संभालेगा। हाई स्कूल होगा, 3 विंग संभालेगा। मिडिल स्कूल होगा, 2 विंग संभालेगा। प्राइमरी जहाँ वो हेड टीचर रहेगा ही रहेगा। तो इससे थोड़ी सबको कठिनाई हुई, तकलीफ हुई। जो 12वीं 11वीं 12वीं में जिनके पास लोड कम है, वर्कलोड, वो 9वीं 10वीं पढ़ाएगा, ये तकलीफ का कारण बन गया। मैं ही पूछ रहा हूँ, अगर 11वीं क्लास के बच्चे का गणित का अगर टीचर की पोस्ट कैप्ट होगी, क्लास में 8 बच्चे हैं सर, तो 70 के बीच में कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। फिजिक्स का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। अभी तक क्या था, वो फिजिक्स का अलग रखते थे, मैथमेटिक्स अलग रखते थे। कोई भी फिजिक्स का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है। ये स्कूलों के अंदर एक परंपरा हमारे टाइम भी रही है, आज भी है। ऐसे ही सोशल स्टडीज़ का टीचर वो इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, वो हिंदी भी पढ़ा सकता है। तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाने का जो सिस्टम ख़त्म किया, जिसके कारण से इनको सबको तकलीफ़ें हुई हैं। हम ऑप्टिमम, हरियाणा का पर स्टूडेंट खर्च सारे देश में सबसे ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि नए नए सिस्टम, नए नए कानून बनाते चले गए। हमने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना है, स्टेट का बजट भी ध्यान रखना है, रोज़गार मिलना है। तो रोज़गार के नाते तो टीचर भी लगेगा, पुलिस में भी जाएगा, प्राइवेट नौकरी भी करेगा, सब करेगा। लेकिन सारी चीज़ों को मिला करके कहीं भी दुरुपयोग किसी चीज़ का ना हो, अच्छा उपयोग हो। कुछ टीचर्स हैं जो इस प्रकार के सारे चीज़ों को इशू बनाते हैं, उनका इशू हम बनने नहीं देंगे। अब जितने स्कूल रह गए हैं उनमें, क्योंकि आज भी अभी ट्रांसफ़र का ड्राइव चालू है, बंद नहीं हुआ है। पहले मेन पीजीटी का किया, फिर टीजीटेक का किया, फिर प्राइमरी का किया, फिर उसके बाद गेस्ट टीचर का किया। अभी जो 1100-1200 टीचर जिनको हाई कोर्ट ने जिनकी नौकरी ख़त्म कर दी थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अब हमको राहत दे दी है। अब वो 1200 टीचर और बच्चे हैं, वो सारे जाएंगे। तो इस समय किसी भी, क्योंकि टीचर जितने 6 महीने पहले थे उतने सारे आज भी हैं। टीचर बाहर नहीं हुआ।